आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से इस्तकबाल। सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको दशहरे की नेक ख्वाहिशात। ये जो आज का दिन है बुराई पर अच्छाई की फतेह का दिन के तौर पर माना जाता है और जो बुराई थी उसको ख़त्म किया गया और अच्छाई हमेशा बढ़ती रही है और बढ़ती रहेगी। इसी तरह से जो बीमारियां हैं, बीमारियों का जो जिस्म में होना होता है वो भी एक तरह से बुराई है, हमारे माशरे की बुराई है, हमारे जिस्म की बुराई है। लेकिन अगर वक्त पर उसका इलाज कर लिया जाए, उसको जो सिम्टम्स हैं उसको पहचान लिया जाए तो यकीनन बीमारी पर भी फतेह पाई जा सकती है। आप अच्छे से जानते हैं और ये बहुत ही बड़ी मुहिम है। जो अक्टूबर का महीना है ये ब्रेस्ट कैंसर को लेकर एक महीना अवेयरनेस का मंथ एब्जॉर्व किया गया है। इस महीने में हम सिम्टम्स की बात करते हैं, इस महीने में हम इलाज की बात करते हैं, इस महीने में हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये महीना खाली अक्टूबर ही इन बातों पर गौर करने का महीना नहीं है? इसका पूरा साल हमेशा हमें बहुत ख्याल रखने की बेहद ज़रूरत है कि क्या है ये ब्रेस्ट कैंसर, किस तरह से इसे पहचानें और किस तरह से इसका इलाज करें। हम में से सभी जानते हैं जो किसी भी तरह से कोई खातून है किसी इंसान की ज़िंदगी में, किसी भी रिश्ते में हो सकती है, वो उसके लिए बेहद कीमती है। तो उसके बारे में समझना चाहिए और उसके ऊपर पूरा गौर करना चाहिए। और जिस तरह से कोई भी खातून अगर किसी तरह से महसूस हो रहा है कि उसके अंदर कोई सिम्टम्स हैं इस तरह के, तो उसको फ़ौरन अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसका पूरा इलाज कराना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे आज का हमारा ये जो ख़ास मौजू है, टॉपिक है, वो है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। तो इस पे बात करेंगे, हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो आपको पूरी तरह से इसकी जानकारी देंगे। एक मेरी और गुजारिश आपसे यहां पर रहेगी कि जो नंबर इस वक्त फ्लैश हो रहा है हमारी स्क्रीन पर, इस पर आप डायरेक्ट फोन कर सकते हैं और हमारे पैनलिस्ट से बात कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की इस बेहद खास रिपोर्ट के साथ। मुलाहिजा फरमाइए। जब हमारे जिस्म में सेल्स बेकाबू होकर बढ़ते हैं तो ये कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर ख्वातीन में सबसे आम है और ये उस वक्त शुरू होता है जब छाती के सेल्स काबू से बाहर होकर ट्यूमर की शक्ल ले लेते हैं। ये सेल्स सेहतमंद टिश्यूज पर हमला कर जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैल सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर अक्सर जेनेटिक तब्दीलियों की वजह से होता है और एक या दोनों ब्रेस्ट को मुतासिर कर सकता है। भारत में हर साल 1 लाख से ज्यादा ख्वातीन ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला होती हैं। इसकी शरह 28.2% है। बुनियादी वजह सही मालूमात की कमी और पोशीदा अज़र के बारे में बात करने से हिचकिचाहट है। ये बीमारी अक्सर 50-60 साल की उम्र में पाई जाती है, लेकिन कम उम्र की ख्वातीन भी इससे मुतासिर हो रही हैं। खराब तर्ज जिंदगी, ज्यादा वजन, गैर सेहतमंद ग़िज़ा, माहौल और जेनेटिक वजूहात इसकी बड़ी वजूहात हैं। खातून को ब्रेस्ट में होने वाली किसी भी तब्दीली, गांठ, दर्द, सूजन या निपल्स में बदलाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बचाव के लिए बाकायदा स्क्रीनिंग, सेहतमंद खुराक, हल्की वर्जिश, वजन कंट्रोल और बच्चों को दूध पिलाना फायदेमंद है। ज़हनी सुकून, अच्छी ब्रा और खुशमिजाज जिंदगी इस जानलेवा बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ देती है। ये बात बहुत अच्छे से वाज़ेह हुई है कि अगर कोई भी मर्ज़ है उस पर आप डिस्कस नहीं करते, उसके बारे में बात नहीं करते, तो वो मर्ज़ बढ़ता चला जाता है। अब बात जैसे यहाँ पर हो रही है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, बहुत सी ख्वातीन इसको छुपाती रहती हैं, बहुत दिन तक बात नहीं करती। हमारे माशरे का कुछ माहौल इस तरह का बन चुका है कि इस पर बात करना कुछ शर्म महसूस किया जाता है, कुछ गलत महसूस किया जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। इसको समझना चाहिए और शुरुआती जो सिम्टम्स हैं अगर आप उनको पहचान रहे हैं तो फ़ौरन अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उसका इलाज करें। तो आज इस पर बात करने के लिए जो हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं हम आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमा सिंह जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी एम्स दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल डिसिप्लिन्स एम्स दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतुल बत्रा जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी एम्स दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए।
यहाँ पर बात हो रही है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर डॉक्टर सीमा, जैसे कि हमारी रिपोर्ट में भी बताया है और मैंने भी थोड़ी सी कोशिश की है कि कुछ मैं भी बेदार कर सकूं, प्रोग्राम अवेयर कर सकूं प्रोग्राम देखने वालों को। ब्रेस्ट कैंसर सुनने में एक बहुत खतरनाक सा लगता है, जब खातून इस पर बात करती हैं तो डर जाती हैं। सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर क्या है, उसके शुरुआती जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, वो क्या है? ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में स्तन में होने वाली एक गांठ होती है, जो कि जैसे कि अभी आपने देखा कि जिसकी जो कोशिकाएं हैं ब्रेस्ट की, वो एक अलग तरीके से ग्रो कर रही होती हैं एंड ब्रेस्ट के सारे टिश्यू को डैमेज कर रही होती हैं, उसमें बढ़ रही होती हैं। एंड ये जो कैंसर होता है धीरे धीरे फैलना शुरू कर देता है। पहले गांठों में, जो हमारी एक्जिला जो आर्मपिट होती है उसकी गांठों में जाता है, फिर वहाँ की जो मसल्स हैं, इसके अलावा जो अलग अंग हैं जैसे कि लंग्स हैं, फेफड़े, ब्रेन, हड्डियाँ, इस तरह से फैलता है जगह जगह पर। तो इनिशियल अगर हम शुरू वाले पार्ट में देखें तो कोई लक्षण नहीं होते इसके। एक छोटी सी गांठ होती है शुरुआत में, मे बी एक मटर के दाने के जैसी हुई, किसी की नज़र में नहीं आई, नहीं पता लगता। तो शुरुआती तौर पे सबसे ज़्यादा होता है कि कोई लक्षण ही नहीं होता है इस गांठ में, ना कोई दर्द होगा ना कोई पता लगेगा। धीरे 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 ये गांठ बढ़नी शुरू होती है और अगर कोई महिला अवेयर है, उसे जानकारी है कि गांठ का कोई मतलब है और उसने ध्यान दिया और डॉक्टर के पास जाती है और इलाज करा लेती है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में, जब वो सिर्फ छोटा है और सिर्फ छाती के टिश्यू में है, तो उसका इलाज हो जाता है और बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती हैं कि वो अलग टिश्यूज में जाना शुरू होता है, तो इसका इलाज थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और इस तरह से वो फैलता चला जाता है। ये बहुत अच्छे से यहाँ डॉक्टर सीमा ने बातें बताई हैं, लेकिन मेरी यहाँ गुजारिश रहेगी, हमारे यहाँ बड़े सीनियर डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा थोड़ा सा आप भी ब्रेस्ट कैंसर पर यहाँ पर रोशनी डालिए। डॉक्टर सीमा ने एक बात बोली है, बहुत ख़तरनाक बात है, वो है कि कोई सिम्टम्स ही नहीं है। तो ये तो बहुत ही डेंजरस बात है। आदमी कैसे समझेगा कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो कैसे डॉक्टर के पास जाएगा? तो इससे बढ़कर आपका एक्सपीरियंस जो बोलेगा तो कि वहां पर कोई चीज ऐसी होगी जिससे कुछ तो पहचान होगी कि वो डॉक्टर के पास जाएं या अपना 3 महीने में, 6 महीने में, किसी एक एज के बाद अपना एग्जामिन कराते रहें। तो इसमें देखिए जो क्लासिकल हमारे सिम्टम जो है उसको बोलते हैं पेनलेस लंप, मतलब एक गांठ है मगर उसमें दर्द नहीं है। आमतौर पे किसी को कोई दर्द हो रहा है तो वो किसी किस्म की मेडिकल हेल्प सीख करते हैं, जाते हैं डॉक्टर के पास, पर अदरवाइज कई दफ़ा इग्नोर हो जाती है बात। मगर यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि हर ब्रेस्ट में गांठ जो है वो कैंसर नहीं होती जी। अगर आप लार्ज स्केल पे देखें, बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो यंग एज में, जिनको कि महसूस होता है कि वो गांठ है जी, मगर वो एक नॉर्मल हिस्सा भी हो सकता है ग्रोथ, पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव एज में, जैसे क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट में भी चेंजेस होती हैं, तो थोड़ा बहुत वो महसूस कर सकते हैं। एक वेल डिफाइंड गांठ नहीं, बट एक किस्म की नॉर्मलिटी जिसे बोलते हैं वो महसूस कर सकती हैं। बट आमतौर पे यदि से 40 इयर्स के बाद, क्योंकि हमारे देश में अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो यूजुअली ये लेट एज में डिटेक्ट होता है, अगर इंडिया में अगर आप देखें तो हमारे देश में एवरेज एज जो है वो 48-49 के आसपास होती है। तो मतलब 40 के आसपास के बाद यदि आपको कोई गांठ महसूस हो रही है, अदली भी हो रही है, तो आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और अदर सिम्टम जो इसके होते हैं कि निपल से डिस्चार्ज आना, कि कोई ब्लड आ गया निपल से, स्पॉन्टेनियस निपल डिस्चार्ज हो गया, या कई दफ़ा लोग बहुत इग्नोर करते हैं तो फिर वो मेटास्टैटिक सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं कि जब वो फैल गया होता है कि भाई आपको हड्डियों में दर्द हो रहा है, मगर वो ऑलमोस्ट जिसको स्टेज 4 बोलते हैं, वो स्थिति की बात आ जाती है। और हमने ये देखा है कि हमारी कंट्री में लोग काफ़ी एडवांस स्टेज, लोकली एडवांस जिसको बोलते हैं, कि वो शायद अभी बाकी शरीर में नहीं फैला मगर ब्रेस्ट के अंदर ही स्किन से भी जख्म बन जाते हैं, उस स्टेज में जाके वो डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं, तो वो काफ़ी लेट हो जाता है और उससे फिर ट्रीटमेंट में भी थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो यदि आपको गांठ महसूस हो रही है तो आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। कोई निपल डिस्चार्ज है, या अगर सेल्फ एग्जामिनेशन आप करते हैं, जो कि रिकमेंडेड है कि 30 साल के आसपास के बाद आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। आपने मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसके एक पर्टिकुलर डे पे, तो
और कुछ नहीं है तो कम से कम ये उसका फायदा हो जाता है कि आपको आपकी ब्रेस्ट में नॉर्मल चेंजेस क्या है उसका एहसास होना शुरू हो जाता है, और उससे अलग हट के कुछ महसूस होता है तो फिर यू कैन आपको मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उससे ये भी फायदा होता है कि आप अगर कोई प्रॉब्लम है ही, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हर गांठ कैंसर नहीं होती, मगर अगर आप जाएंगे और अगर वो कैंसर की गांठ निकलती है तो उसका शुरुआती तौर पे इलाज हो तो वो कॉस्मेटिकली भी पेशेंट्स के लिए बेहतर अगर होता है। शुरुआती दौर में उसको पकड़ लिया जाए तो इलाज आसान हो जाता है और जिंदगी आराम से चलती रहती है। यहाँ पर एक चीज समझने की बेहद जरूरत है कि जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जो शुरुआती अलामात है, सिम्टम्स हैं, अर्ली साइंस हैं, उनको अगर आप पहचान लेते हैं और उसके हिसाब से आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं और इलाज कराते हैं तो बहुत ज्यादा उम्मीद यहाँ पर है। डॉक्टर अतुल, आपके पास मैं यहाँ पर आऊंगा। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र ने एक बात बोली है कि हर गांठ कैंसर की गांठ नहीं होती है, जबकि ब्रेस्ट कैंसर की यहाँ बात हो रही है, तो कितने % गांठ आपने जो देखा, आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो कैंसर ही निकलती है और कितनी हद तक कैंसर नहीं होता है? डॉक्टर अतुल, देखिए इसमें ऐसा होता है कि केवल गांठ के कैरेक्टरिस्टिक्स से पता नहीं लगेगा कि किस प्रकार की गांठ है, वो किस उम्र पे मरीज आ रहा है। अगर यही मरीज आपका 30 साल से कम की उम्र पे आ रहा है तो 90% चांस ये है कि ये कैंसर की गांठ नहीं है। अगर 90 के बाद आ रहा है, अगर 30 साल से कम की उम्र में, यानी कि युवाओं में जो गांठें देखी जाती हैं वो कैंसर की गांठें अक्सर नहीं होंगी, लेकिन फिर भी उसका पूरा अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए अगर कुछ महसूस हुआ है। यही अगर आप देखें कि अब 60-70 साल की उम्र पे अगर कोई आती है महिला तो उसमें ये गांठ का कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है। पहली चीज हुई गांठ, उसके बाद उसका फिर आगे जांच पड़ताल किया जाता है कि उसका एक मैमोग्राम किया जाएगा, उसका अगर उसमें शक रहता है तो आगे फिर बायोप्सी किया जाता है जिसमें से एक टुकड़ा लेके उसकी जांच किया जाता है कि उसके अंदर क्या है, तो पता लगता है कि ये किस प्रकार की गांठ अंदर पाई जा रही है। तब देखा जाता है कि वो जब एग्जामिन पूरा कर लेते हैं डॉक्टर, जो इवैल्यूएशन है वो हो जाता है, तब पता चलता है कि वो कैंसर है या नहीं है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा और ये माहिरीन बताते हैं कि जो सेल्फ एग्जामिनेशन है, जो भी कोई भी खातून है अगर वो खुद घर पर अपनी जांच कर ले, पूरी तरीके से वो सारी चीज़ें देख ले जो एक डॉक्टर बताता है, तो शुरुआती दौर में उसको पकड़ना बेहद आसान है। इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सीमा से। डॉक्टर सीमा, आप बताइए कि जो सेल्फ एग्जामिनेशन है ब्रेस्ट के बारे में, जो भी है बहरहाल वो किस तरह से कोई भी खातून, कोई महिला कर सकती है? जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है ये महिला को अपनी जो माहवारी के दिन होते हैं उसके बाद करना चाहिए। इसमें महिला को कोई अलग से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने बाथरूम में जाएं, अपने जो ऊपर के कपड़े हैं शोल्डर से लेके कमर तक के वो कपड़े हटाने हैं, शीशे के सामने खड़ा होना है एक बार और एक बार लेट के, दोनों तरह से करना है ये एग्जामिनेशन। अगर शीशे के सामने खड़ा होके 3 तरीके से देखना होता है। हाथों को अपनी कमर के बगल में रख के, हाथों से अपनी जो कमर है उसको कमर के ऊपर रख के, जैसे कि हम रखते हैं इस तरह से, एंड हाथों को सर के ऊपर रख के 3 तरीके से देखना है। और इस समय पे हमें ये देखना होता है कि छाती के दोनों छातियों का साइज, शेप, कलर और उनकी जो स्किन है, ऊपर की जो त्वचा है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, कोई रंग में कुछ बदलाव आ रहा है, कोई डिम्पल जैसा कोई बन तो नहीं रहा है, कोई सूजन जैसी चीज तो नहीं दिख रही है वहां पे, या कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। ये सब चीजें देखनी है। एक छाती का अगर साइज पहले से बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है या कुछ बदलाव नजर आ रहा है तो इस पे भी ध्यान देना है देख के। उसके बाद अपनी जो उंगलियां होती हैं, जो 3 उंगलियां हैं बीच की, उनका जो ये पल्प वाला हिस्सा है, ऐसे नहीं, ऐसे जो पल्प वाला हिस्सा होता है जो मैं दिखा रही हूँ, इसके साथ छाती को दबा के एक राउंडेड मोशन में हर एरिया को एग्जामिन करना है, इस तरीके से करके। एंड पूरी छाती को, छाती की मिड वॉल से लेके जो आर्मपिट्स हैं वहां तक जाना है, इस तरीके से एग्जामिन करते गोल मोशंस के साथ और वर्टिकल मोशंस के साथ, ताकि छाती का कोई भी एरिया छूट ना जाए। जेंटली पैल्पेट करके एंड कभी कभी ज्यादा दबा के भी देखना है ताकि समझ में आए कि कोई गांठ अंदर ऐसा तो नहीं जो पनप रही है और आंखों से मिस हो जा रही है, नहीं दिख रही है। इसके बाद यही एग्जामिनेशन लेट के करना है। बिस्तर में लेटने के बाद एक हाथ को ऊपर रख के सर के पास या फिर तकिया लगा
के कमर के नीचे, शोल्डर के नीचे, उसके बाद फिर इसी मोशन में एग्जामिन करना है छाती को। तो इस तरह जब आप एग्जामिन करोगे और अगर आपको कुछ बदलाव नजर आएगा, कोई लंप फील होगा या कोई डिस्चार्ज नजर आएगा निप्पल के नीचे से या उस एरिया से, तो वो आपको एक वार्निंग साइन होगा और आपको उसे समझ सकते हैं वहां पर और फौरन डॉक्टर की तरफ रुजू करने की डॉक्टर जरूरत के है पास वहाँ जाना है पर। फिर। यहाँ पर एक कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं जी। हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरे दो सवाल थे। तो ये था कि ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कैसे पॉसिबल है, ओके, और दूसरा ये कि मेमोग्राफी क्या हर एक ग्रुप के लिए जरूरी है? एज ग्रुप की बात कर रहे हैं आप? ओके जी। डॉक्टर राजेंद्र, थोड़ा सा आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि डिटेक्शन की बात की अर्ली, और जिस तरह से ये दूसरा सवाल रहा है इनका, पहला सवाल क्या था इनका? ये एक तो डिटेक्शन की बात पूछ रहे हैं कि कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, दूसरा पूछ रहे हैं मैमोग्राफी की एज जो है वो क्या होनी तो चाहिए? आमतौर पे जो यंग एज होती है वो मैमोग्राफी क्यों उस पर असर एज का ये पड़ता है कि यंग एज में ब्रेस्ट टिश्यू डेंस होता है, उस वजह से आमतौर पे यदि आपका जो सस्पिशन है कि ये कैंसर है कि नहीं, अगर ज़्यादा नहीं है तो यंग एज में हम लोग प्रेफर करते हैं अल्ट्रासाउंड करना। मगर एल्डरली एज में या 30-35 के बाद यदि गांठ महसूस हो रही है तो मैमोग्राम वो एक बेहतर चॉइस है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर यंग एज में आपका सस्पिशन कैंसर का हाई है तो भी हम मैमोग्राफी करते हैं। पर जनरली एज ए स्क्रीनिंग यंग एज में अगर किसी को गांठ महसूस है और हमारा सस्पिशन इसमें है कि ये फाइब्रोएडेनोमा आ सकता है, मतलब बिनाइन गांठ हो सकती है, तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं जी। मगर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फिर मैमोग्राफी ज़्यादा इसमें उसका इस्तेमाल होता है। ओके। और इनफैक्ट कैंसर डिटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैमोग्राफी, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, जैसे बाहर के मुल्कों में स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करते हैं, आप पहले जब शुरुआती तौर में वो 50 इयर्स के बाद करते थे, फिर 40 इयर्स तक भी आया, पर आमतौर पे 50 साल की उम्र के बाद स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, किसी को हाई रिस्क पेशेंट्स में खास तौर पे फैमिली हिस्ट्री है या आपके उस तरह का कोई और हाई रिस्क फीचर्स हैं, तो उसमें मैमोग्राफी स्क्रीनिंग का भी एक रोल रहता है, जिसमें कि आपको चाहे कुछ भी नहीं है तो भी एनुअल मैमोग्राफी किया जा सकता है। या आपको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो दूसरी ब्रेस्ट को इवैल्यूएट करने के लिए मैमोग्राफी वहाँ पर जरूरी है और करनी चाहिए और कर सकते हैं। जी जी, राइट। उम्मीद है जो बातें बताई हैं यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र ने आप समझेंगे और जैसा भी एक अच्छा माहिर आपको बता रहा है उस पर अमल कीजिए। फोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर राजेंद्र, आप ही के पास यहाँ पर मैं आऊँगा। अभी आपने जिक्र किया है रिस्क फैक्टर्स का, और वो कॉलर को आप आंसर दे रहे थे, जवाब दे रहे थे, वो बातें आपने बताई, थोड़ा सा इसे खोल के बताइएगा, कौन से रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा रहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो यही है कि अगर आपके फैमिली में किसी को हुआ है, ओके, तो दो किस्म की चीजें फैमिली में किसी मदर की बात कर रहे हैं आप? मदर हैं या आपकी सिस्टर हैं या आपके ग्रैंड मदर वगैरह का भी आ सकता मदर हैं या आपके कदर, मतलब वो उसमें थोड़ा सा इवैल्यूएट करने की जरूरत होती है। इसलिए आजकल जेनेटिक काउंसलिंग का बहुत रोल है। जरूरी नहीं है कि फैमिली मेंबर को ब्रेस्ट कैंसर ही हुआ हो, उनको ओवेरियन कैंसर हुआ हो, किसी फैमिली मेंबर को उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, या किसी मेल मेंबर को पैनक्रियाटिक कैंसर या कोलन कैंसर है, तो इसलिए एक जेनेटिक काउंसलिंग में ये एक फैमिली ट्री सा बनाया जा सकता है, जिससे आपको अंदाजा लग सकता है कि भाई ये इसमें इसका हेरिडिटी या फैमिलियल होने का कितनी संभावना है। और ऐसे में फिर पेशेंट को काउंसलिंग भी की जा सकती है कि आजकल क्योंकि जेनेटिक टेस्ट उपलब्ध हैं, तो वो भी कराए जा सकते हैं, ब्लड टेस्ट, जिनके जरिए पता चल सकता है कि ये अगर हेरिडिटी है तो उसका नेचर क्या है, BRCA1 है, BRCA2 है या कोई और जीन। इस पर हम आपसे जरा बात करेंगे। अभी एक कॉल आ गई, कॉल लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र, हेलो हेलो, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर प्रदीप साहू जी, बताइए अपना सवाल। हाँ, आप सभी को गांधी जयंती, राष्ट्रीय जयंती और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत। मेरा प्रश्न ये है आपके डॉक्टर्स की पैनल से, डॉक्टर साहब, जो ब्रेस्ट कैंसर है, इट इज वेरी कॉमन इन फीमेल्स एंड वेरी रेयरली अकर्स इन मेल, उसके अलग रीजन है।
जी। तो जो मेल में 1% या 2% होता है, जिन मेल में भी ये ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसका कारण क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र, आप ही के पास सामने। देखिए, शरीर जो है उसका जो ओरिजिन तो सिमिलर सेल से है, जी। तो ऐसा नहीं है कि मेल्स के अंदर वो टिश्यूज नहीं है जिनमें कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता है। सिर्फ ये है कि वो फीमेल्स में ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, मेल्स में भी वो होते हैं। आपने देखा होगा यंग बच्चे आते हैं पर्टिकुलरली प्यूबर्टल एज में, जिनका कि गायनेकोमेस्टिया जिसको बोलते हैं कि उनके ब्रेस्ट बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेल्स में हो नहीं सकता, क्योंकि एक जो नेचुरल एवोल्यूशन है उसमें जो मेल्स हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर टिश्यू ज्यादा होता नहीं है। इसलिए नेचुरल बात है कि जिस चीज की मात्रा बहुत कम है वहां पे कैंसर होने की संभावना भी कम है। बट ऐसा नहीं है कि वो जो टिश्यू जिससे ओरिजिन होता है वो मेल्स में नहीं होता है। तो मेल्स में भी होता है बट वो इवॉल्व नहीं होता है। फीमेल्स में क्योंकि नेचुरल कोर्स में उसकी ज़रूरत है तो वो इवॉल्व हो जाता है। तो इसलिए अबाउट 1% पेशेंट्स मेल्स भी होते हैं जिनमें हम ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र ने बताया, ये बातें आपके लिए आप समझे होंगे। आपको कोई भी इस तरह की अगर बात है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये हमारे जो प्रोग्राम है इसका मकसद आपको बेदार करना है। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर अतुल, आपकी तरफ आऊँगा, काफ़ी देर से आपसे बात नहीं हो पाई है। डॉक्टर राजेंद्र ने एक बात बोली है यहाँ पर कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी है और बहुत ज़्यादा समझना चाहिए। अगर किसी की फैमिली में ये चीज़ रही है तो उसको किन किन स्टेप से, मरहले से गुजरने की ज़रूरत है? देखिए, अगर हम टोटल देखें कि कितने ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, उसमें से करीब 15 से 20% के अंदर कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम पाई जाती है। ओके। अभी किन के अंदर ज़्यादा होने का चांस है जेनेटिक, जिसके अंदर दोनों किसी भी साइड पे, माता की साइड पे या पिता की साइड पे कुछ कैंसर रहे हैं जी। कुछ कैंसर हैं जिनका ब्रेस्ट कैंसर के साथ रिलेशन ज़्यादा अच्छे से देखा गया है, जैसे ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर, कोलन कैंसर। और इन सब का अगर हम देखते हैं कि 2 या 3 से ज़्यादा कैंसर हो रहे हैं फैमिली में, तो इनको निश्चित रूप से टेस्ट किया जाता है। अभी टेस्ट पहले बहुत ही मुश्किल से होता था, अब आजकल बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जाके लैब में पहुंच जाएं, जी आप हमारा जेनेटिक टेस्ट कर दें। तो इसके लिए आपको एक पहले जेनेटिक काउंसलर से मिलना रहता है, इसको समझना रहता है कि ये किसको करना चाहिए, क्या टेस्ट करना चाहिए। अब जो इसका रिजल्ट आएगा उसके क्या है पूरी फैमिली, क्योंकि ये केवल उस इंसान के लिए नहीं है जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं, वो बाकी फिर पूरी फैमिली का भी टेस्टिंग करना है जी। तो वो सब समझना बहुत अनिवार्य रहता है। कुछ कॉमन जीन्स हैं जिसको हम BRCA1-2 बोलते हैं, उसके अंदर कुछ जो एवोल्यूशन का ही पार्ट है कि वो जीन चेंज होते जा रहे हैं तो एवोल्यूशन होता जा रहा है, वही म्यूटेशन इसको हम बोलते हैं। अगर वो हो जाता है तो उससे कैंसर होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। आपको एक आइडिया देने के लिए, जैसे जिसके अंदर ये म्यूटेशन है तो लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर की संभावना करीब 70 से 80% हो जाती है जी। तो इसको हम एक ये जेनेटिक कॉज ऑफ कैंसर बोलते हैं। इसको समझना चाहिए और ये जो चीज़ें हैं इनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वाकई महसूस हो रहा है कि आपके घर में किसी को ये चीज़ थी तो आप अपना पूरा एग्जामिन कराएं। और जो जेनेटिक, जिस तरह से आप काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, उसको, उसकी अहमियत को समझना चाहिए और वहाँ पर जाना चाहिए। डॉक्टर सीमा, आपकी तरफ मैं यहाँ पर आऊँगा। आपने बात की, देखिए एग्जामिन के बारे में बताया, सिम्टम्स के बारे में बताया, आपने बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली। जो हमारे प्रोग्राम देखने वाले हैं इस चीज़ को समझे होंगे। अब एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। अगर किसी खातून को, किसी महिला को ये सारे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं और वो समय निकाल रही है, वक्त निकाल रही है, इग्नोर कर रही है, तो वो किस हालात में पहुंच सकती है? वहां पर क्या कैफियत हो सकती है? ट्रीटमेंट में कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? ठीक है, आपने बड़ा ज़रूरी सवाल पूछा है। अगर किसी खातून को ये ब्रेस्ट कैंसर है या कोई गांठ आपको महसूस हो रही है स्तन में और आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, आपने उसके प्रति बेपरवाही कर दी और वो गांठ तो अपना काम कर रही है, अंदर ही अंदर वो गांठ बढ़ती जा रही है साइज में भी और उसकी तासीर भी खराब होती जा रही है जैसे जैसे वो बढ़ रही है। तो अंदर ही अंदर छोटी छोटी सेल्स कब अंदर जाके शरीर के दूसरे अंगों को प्रभावित कर देंगी, फैल जाएंगी और फिर बीमारी अगर दूसरे अंगों में फैल गई तो उसका आउटकम या उसका जो अल्टीमेट इलाज करने के बावजूद भी उसका जो असर है वो बहुत बुरी तरह कम हो जाता है। अर्ली स्टेज में पकड़ लिया, बहुत जल्दी इलाज हो जाएगा, ऑपरेशन से भी सक्सेसफुल हो जाएगा।
कीमो रेडिएशन की ज़रूरत भी शायद ना पड़े, लेकिन जैसे जैसे फैलेगी तो ऑपरेशन हो सकता है कि हम ना कर पाएं उस कंडीशन में, और इससे पहले कीमो लगाने के बाद ऑपरेशन करना पड़े, या फिर ऑपरेशन के लायक ही ना बचे किसी समय पे आके अगर बहुत फैल गया तो ये सब चीज़ों का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। अगर समय के समय पकड़ के आ जाए तो इलाज बहुत बढ़िया से हो जाता है और उसका असर भी बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि उम्मीदें बहुत बाकी हैं, शर्त यह है कि आप वक्त पर पहुंच जाएं और अपना इलाज बिल्कुल, करें। बिल्कुल। इलाज की यहाँ पर बात हो रही है, डॉक्टर सीमा ने बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं। डॉक्टर राजेंद्र, अब आपके पास मैं इलाज की बात करने के लिए यहाँ पर आऊंगा। क्या इलाज है इसका? जब आप देख लेते हैं कि पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम है, सारे इवैल्यूएशन हो चुके हैं, टेस्ट हो चुके हैं, और आप भी पूरी तरह से इस बात को लेकर समझ गए हैं कि अब इसका ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो शुरुआती इलाज, कब तक इलाज, और कैसे कैसे मरहले से उसे गुजरना पड़ेगा पेशेंट को? तो देखिए, जब एक बार ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर हम उसकी स्टेजिंग करते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं। कितनी स्टेजेस होती है इसमें, थोड़ा इसके लिए बताएं। बताता हूँ। तो मतलब मेडिकल स्टैंड पॉइंट से हम लोग 4 स्टेजेस कहते हैं। स्टेज 1, 2 को माना जाता है कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है, और स्टेज 3 को माना जाता है लोकली एडवांस्ड है, कि वो खाली एक प्रकार के मतलब ट्रीटमेंट से उसका इलाज किस बुनियाद पर आप स्टेज देखते हैं? टेस्ट के आधार पर? बताता हूँ आपको। और स्टेज 4 है वो मेटास्टैटिक, मतलब वो फैल गया है शरीर में, तो ऐसी स्टेज में हम लोग ये मान के चलते हैं कि क्योर नहीं हो सकता। ओके। तो एक अर्ली ब्रेस्ट कैंसर हो गया, एक लोकली एडवांस्ड हो गया, और एक फिर मेटास्टैटिक हो गया, जिसमें कि हम कहते हैं कि अभी क्योर नहीं हो सकता। ओके। कैसे देखा जाता है अर्ली ब्रेस्ट? हम लोग ये देखते हैं कि भाई कुछ जांच कराएंगे, जैसे लिवर को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड कराएंगे, पेट का चेस्ट एक्सरे कराएंगे। अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट जल्दी, छोटा ट्यूमर है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का लीजन है, गांठों में नहीं हमें महसूस हो रहा, उस रिसेप्टर पॉजिटिव है बायोप्सी पे, तो ऐसे पेशेंट में हमें इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मगर अगर वो उससे ज्यादा है, लिम्फ नोड पॉजिटिव है, स्टेज 3 टाइप का है, 5 सेंटीमीटर से ऊपर उसका साइज हो गया, तो फिर हम स्टेजिंग वर्कअप करते हैं, जिसमें हम देखते हैं या तो सीटी स्कैन करेंगे चेस्ट और एब्डोमेन का, और बोन स्कैन करेंगे देखने के लिए हड्डियों में तो नहीं गया, या फिर आजकल पेट स्कैन किया जा सकता है, जो कि एक ही इन्वेस्टिगेशन से हमें काफी हद तक पता चल जाता है। तो आज की तारीख में ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। वो खाली जो मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब 3 चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं। सर्जरी, सिस्टमिक ट्रीटमेंट, मतलब सिस्टमिक ट्रीटमेंट आगे डॉक्टर बत्रा इसके बारे में आपको खोल के समझाएंगे। वो कीमो की फॉर्म में हो सकती है, हार्मोन की फॉर्म में हो सकती है, टारगेटेड ट्रीटमेंट की फॉर्म में, और तीसरी चीज है रेडियोथेरेपी। ये तीनों चीजों को मिला के हम मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट करते हैं। तो अर्ली स्टेज में है तो पेशेंट को पूरा ब्रेस्ट रिमूव करने की जरूरत नहीं होती, बेस्ड ऑन जो भी हमने जांच वांच कराई है। कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे कि अर्ली में भी हम शायद रेकमेंड करें, बट जनरली स्पीकिंग कि पूरा ब्रेस्ट ना रिमूव करके जो वो गांठ है उसको रिमूव करके, और उसी टाइम हम एक लिम्फ नोड्स में गया है कि नहीं उसको देखने के लिए सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं। यदि वो नेगेटिव है तो फिर एक्जिला को कुछ नहीं करते हैं। मगर यदि हमने पूरा ब्रेस्ट नहीं रिमूव किया तो रेडियोथेरेपी देना आवश्यक होता है। मगर अगर वो ब्रेस्ट, इसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन बोलते हैं, यदि उसके लायक वो नहीं है तो फिर मैस्टेक्टमी करते हैं, पूरा ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है, और बगल की गांठों का जांच करके सेंट्रल नोड के बाद ये डिसाइड करते हैं कि हमें पूरा एक्जिला डिसेक्ट करना है या नहीं करना है। वो फ्रोजन सेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। तो एक बार ये हो जाता है, फिर फाइनल रिपोर्ट आती है, और फाइनल रिपोर्ट आने के बाद फिर ये डिसाइड किया जाता है कि सिस्टमिक ट्रीटमेंट क्या देना है पेशेंट को। पर यदि वो लोकली एडवांस स्टेज में आता है तो ऐसे में हम सीधा सर्जरी नहीं करते हैं, या कुछ किस्म के ब्रेस्ट कैंसर हैं जैसे ट्रिपल नेगेटिव जिसको बोलते हैं, इनमें आमतौर पे पहले हम कीमोथेरेपी देते हैं या कुछ और टारगेटेड थेरेपीज देते हैं, जिसके विषय में डॉक्टर अतुल आपको बताएंगे, और उसके बाद फिर रीअसेस किया जाता है कि कितना छोटा हो गया और क्या पेशेंट अब कंजर्वेशन के लायक है या उसका पूरा ब्रेस्ट रिमूव किया जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अतुल, आप किस तरह से अपना रिएक्शन देना चाहेंगे जब आपके पास पेशेंट आता है, तो आपको किस तरह से आप उसका इलाज करते हैं? रेडियोथेरेपी है या दूसरी चीजें हैं, क्या क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। तो देखिए, जैसा पहले भी बताया गया कि जब ब्रेस्ट कैंसर का मरीज आता है तो इसमें तीनों स्पेशलिस्ट को हमें साथ में देखना रहता है मरीज।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं सर साथ में रहते हैं, एक रेडिएशन वाले डॉक्टर हैं वो साथ में रहेंगे। अब जाना जाएगा कि ये किस स्टेज का कैंसर है। एक चीज तो हो गई स्टेज, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, या फिर सिंपल तरीके से छोटा कैंसर है, थोड़ा बढ़ गया है या फैल गया है। ये 3 भागों में बांट लिया जाएगा। अब ये जानना भी जरूरी है, थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत जरूरी है जानना कि ये किस प्रकार का कैंसर है। अभी तक हम ब्रेस्ट कैंसर को एक ही टर्मिनोलॉजी से बात करते रहे हैं कि जी ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन जब इलाज की बारी आती है तो ये 3 प्रकार का कैंसर रहता है जी। ठीक है, एक होता है सबसे कॉमन जिसको हम हार्मोन पॉजिटिव एक सिंपल टर्म में कह सकते हैं जी। ये मतलब ये है कि जो शरीर में महिला के हार्मोन बनते हैं तो वो जितना हार्मोन बनेगा वो कैंसर को बढ़ावा देगा अगर है तो। दूसरा एक ट्रिपल नेगेटिव, अभी पहले भी एक वाक्य में आया, तो इसमें 3 मार्कर जो हम देखते हैं वो नेगेटिव है, ये अक्सर युवा महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। फिर एक HER2 वाला कैंसर, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें अब अगर ये शुरुआती ही स्टेज में है कि मान लिया ऑपरेशन कर सकते हैं, तो अगर ये हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, ऑपरेशन हो सकता है, तो इसका ऑपरेशन पहले किया जाता है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि कीमो देने की आवश्यकता है या नहीं है, बगल की गांठों में फैल गया है, कुछ और मार्कर रहते हैं पूरे रिपोर्ट में, वो देख के डिसाइड करते हैं। रेडियोथेरेपी भी उसी प्रकार से दिया जाता है। अगर छोटा ऑपरेशन हुआ है जिसमें स्तन का बचाव किया गया है, जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन है, तो रेडियोथेरेपी देना आवश्यक है। फिर आता है कि अगर ये ट्रिपल नेगेटिव या HER2 है तो इसमें कुछ आजकल इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और साथ में कीमोथेरेपी दिया जाता है ताकि हम इसका उचित इलाज कर सके। अब ये सब क्यों दिया जाता है कि महिला का अक्सर जो सवाल रहता है कि हमारी गांठ तो निकाल दी गई है या फिर हमारी गांठ तो ब्रेस्ट में है, अब ये पूरा दवाई हमारे शरीर में देने की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, जब ये कैंसर सेल ब्रेस्ट में, स्तन में ही रहते हैं, तभी शुरू से ही कुछ ना कुछ कण इसके बाकी ब्लड में जाते रहते हैं, जो कि फिर बाद में कई साल बाद या कुछ महीनों के बाद फेफड़े में, गुर्दे में, लिवर में, हड्डी में जाके फैल सकता है। तो इसका उसी समय पे जितना हो सकता है बीमारी का नियंत्रण किया जाता है कि जितने भी सेल जो दिख रहे हैं स्तन में उनको निकाल दिया जा सके, जो बाहर फैल चुके हैं उनको ये विभिन्न प्रकार की दवाइयों से मारा जा सके, ताकि आगे चल के ये कभी वापस आने की जो इसके चांसेस हैं वो कम से कम कर दिए जा सकें। ओके डॉक्टर, तो एक चीज़ और बताइए कि इलाज कितनी साल का है, महीनों का है, किस तरह से बताना चाहेंगे इस बारे में? थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, पर मान के चलिए कि करीब 6 महीना से 1 साल तो लगता है हमारा सारा कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी में। कुछ खाने की दवाइयां अगर होती हैं तो वो 1 गोली रोजाना रहती है, वो कई सालों तक बाद में भी लेनी पड़ती है कुछ मरीजों। और फॉलोअप की बात करें तो कब जरूरत पड़ती है? 6 महीने, साल भर? तो आपको मरीज को आते ही रहना है, क्योंकि इसकी जो वापसी है कई बार 10 साल या 15 साल बाद भी आ सकती है। और वापसी इस बीमारी की हो सकती है, या फिर अगर मान के चलिए एक स्तन में कैंसर हुआ है तो दूसरे स्तन में भी हो सकता है। तो इसलिए हर साल उसका भी मैमोग्राफी करना है। तो हम शुरू के कुछ सालों में 3-3 महीने पर मरीज को बुलाते हैं देखने के लिए, फिर 5 साल तक 6-6 महीने पे हो जाता है, और फिर उसके बाद सालाना। डॉक्टर सीमा, बहुत देर से आपसे बात नहीं हुई है, आपसे अब एक सवाल मैं करूंगा, बहुत लोगों के मन में रहता है वो सवाल। ब्रेस्ट कैंसर की जब बात होती है तो महिलाओं की बात होती है, ख्वातीन की बात होती है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर और बनता है, डॉक्टर साहब ने भी उसका जिक्र किया था, क्या पुरुषों में, मर्दों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और क्या देखी गई है? यहाँ पुरुषों में भी ये परेशानी हो सकती है, लेकिन बहुत कम होती है, less than 1%। ये सर ने बताया, उसका एक कारण तो जैसे सर ने बताया कि टिश्यू ही कम है तो वहाँ पे कम चांसेस होंगे। इसके अलावा जेनेटिक कारण होता है। अगर जिन पेशेंट्स में फैमिलियल हिस्ट्री होती है उनमें ज्यादा रिस्क होता है। मदर को भी है तो भी हो सकती है? मेल्स को हो सकता है, अगर म्यूटेशंस, जेनेटिक म्यूटेशंस हैं तब हो सकता है। डॉक्टर साहब, अब ये बहुत ही अहम सवाल आपसे करने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे डाइट की बात करेंगे। जिनको महिलाओं को ये प्रॉब्लम रही, उनका इलाज हो गया, अब उनकी डाइट की बात यह है कि किस तरह की डाइट उन्हें लेनी है, क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो सकती हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी तो करना ज़रूरी है, क्योंकि शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो वज़न कंट्रोल में रहेगा,
तो जनरली किसी भी किस्म का कैंसर ले लीजिए, ब्रेस्ट के अलावा भी अगर आप देखें तो मोटापा एक जनरली माना जाता है कि इससे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है जी एज के साथ। रिस्क बढ़ता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एज तो बढ़ेगी जी। उसके अलावा स्मोकिंग वगैरह ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ओके। बट रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, जो कि क्योंकि आप हेल्दी डाइट लेंगे, फल और सब्जियां वगैरह, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं, तो उससे इन जनरल वो ठीक रहता है। फिजिकल एक्टिविटी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ऑपरेशन के बाद हम शुरू में ज़रूर उनको बोलते हैं कि थोड़ा सा बल्कि एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ताकि खासतौर पे जिन लोगों का एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन हुआ होता है, ताकि उनकी शोल्डर मूवमेंट ठीक ठाक से रहे। और एक चीज़ ज़रूर होती है कि जिन लोगों का एक्सिलरी डिसेक्शन हुआ होता है, उनमें एक जिस तरफ वो हुआ होता है उस तरफ थोड़ा बाजू में सूजन आ जाने की, लिम्फोडीमा की थोड़ी एक संभावना रहती है, खासतौर पे यदि उनको रेडियोथेरेपी भी मिली हो। तो उसमें हम ये बोलते हैं कि थोड़ा आपको बचाव रखना चाहिए उस बाजू का, उसमें कोई इस तरह के वो गहने वगैरह ना पहने जो कि फंस सकते हैं, सूजन आ गई तो फिर निकाल नहीं पा रहे हैं। या ख़ासतौर पे गर्मियों में हमारे यहाँ बहुत रहता है मच्छर वच्छर, उसकी वजह से कोई छोटा मोटा भी कीटाणु काट जाएगा तो उसमें फिर लिम्फेंजाइटिस वगैरह होने का रिस्क रह जाता है। या जिनको ज़्यादा हो जाता है तो फिर उनको कभी कभी हम कंप्रेशन थेरापी या फिर पेंसिलिन का इंजेक्शन की प्रोफाइलैक्टिक जिसको बोलते हैं 3-3 हफ्ते में लगवाना, ताकि वो बार बार उनको इन्फेक्शन ना हो। बट वो बहुत ही कम परसेंटेज के लोगों में होता है। आमतौर पे दे कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ। ओके, वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। एक बहुत ही अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, थोड़ा मेरे भी इल्म में इजाफा होगा। अगर हम आज की बात करें, ये ब्रेस्ट कैंसर की, कि इसके ट्रीटमेंट की बात करें, एक कॉल आ गई, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद मैं बात करता हूँ। हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरे मदर को बहुत कैंसर, अजीब का कैंसर, ओरियल कैंसर। हम समझ नहीं पाए अपने सवाल को, आप प्लीज दोहराइए। ये शायद ये पूछ रहे हैं कि जो अतुल, डॉक्टर अतुल मैं आपसे बात करूंगा, इनकी मदर को मुंह के कैंसर की शिकायत है, तो ये क्या इलाज होगा उसका, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, और कहाँ तक उम्मीद है कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। तो देखिए, मुंह के कैंसर का भी स्टेज रहता है। ओके। हर कैंसर में जितना जल्दी पकड़ में आ जाए उतना ही चांस है। अक्सर स्टेज 1 में जो कैंसर रहते हैं जी, उसमें 10 में से 9 मरीज ठीक हो जाते हैं, 100 में से 90-95 मरीज ठीक हो जाते हैं। ओके। वही अगर बढ़ के फैलता रहता है तो फिर ठीक होने की संभावना उतनी ही कम होती जाती है। ओके। मुंह के कैंसर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो इलाज हम बोलते हैं वो है सर्जरी। अगर वो छोटा ही है तो उसका इलाज केवल सर्जरी से या केवल रेडियोथेरेपी से भी किया जा सकता है, अगर काफ़ी छोटा है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो उसमें कीमोथेरेपी का, रेडियोथेरेपी का इलाज भी साथ में करना पड़ता है। इलाज बढ़ता जाता है और उसका ठीक होने की संभावना भी उतनी ही कम होती जाती है। तो जितना जल्दी हो सके उसका इलाज किया जाना चाहिए। इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो अर्ली डिटेक्शन है किसी भी मर्ज का, वो आपको ठीक होने की ज़मानत है एक तरह से। और अगर आप वक्त गुजार देते हैं, इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही करते हैं, तो वो परेशानी हो सकती है। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है। मेरा आपसे दरख्वास्त रहेगी डॉक्टर सीमा कि आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगी प्रोग्राम देखने वालों को। मेरी तरफ से एक ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर कि महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनका वज़न ज़्यादा बढ़ेगा, अगर वो प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाएंगी और अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं चुनेंगी जिसमें कि एक्सरसाइज, अच्छा पौष्टिक खाना, सब्जियां, वेजिटेबल्स खाना, अपना वज़न कम रखना और बच्चों को दूध पिलाना, डिलीवरी के बाद बच्चों को दूध पिलाना, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। ये चीज़ों से अगर ध्यान रखेंगी तो ब्रेस्ट कैंसर शायद बचा सकेंगे अपनी लाइफ में होने से। और इसके अलावा अपना सेल्फ एग्जामिनेशन, बीइंग ब्रेस्ट अवेयर, जानकारी होना ही बचाव है और वही एक उपाय है। थोड़ा सा ये बताइए, जो सेल्फ एग्जामिनेशन है वो कितने दिन के बाद होना ज़रूरी है? ये कहा जाता है कि 30 साल की उम्र के बाद शुरू करें अगर जनरल पॉपुलेशन है, और जिसमें जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं उनको 18 के बाद शुरू कर देना चाहिए करना। और कितने वक्त के बाद करना? हर महीने महामारी खत्म होने के बाद। ओके ओके ओके,
डॉक्टर साहब, आप किस तरह से अपना पैगाम देना चाहेंगे? थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन के बारे में भी इसमें डालिए कि क्या है ये प्रोसीजर जो अभी हाल फिलहाल में या कुछ दिन पहले शुरू हुआ है। रिकंस्ट्रक्शन देखिए, पहले तो जब पूरा ब्रेस्ट निकाल देते हो तो एक तो उसका रिकंस्ट्रक्शन है कि आपने पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया, स्किन समेत रिमूव कर दिया, तो नेचुरली आपको कहीं और से स्किन ला के और टिश्यू ला के वहाँ रखना पड़ता है। आइडिया है कि एक जिस भी महिला का ऑपरेशन होता है, स्तन निकल जाता है तो उनको ख़राब लगता है, तो ये उसका एक है। बट आजकल इवन अगर आप पूरा भी ब्रेस्ट रिमूव करना चाहते हैं, खासतौर पे अर्ली स्टेजेस में, या DCA जिसको बहुत इन सिटू टाइप ऑफ कैंसर होता है जिसमें कि हमें स्किन निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो स्किन स्पेयरिंग मैस्टेक्टमी की जा सकती है और वहाँ इम्प्लांट्स वगैरह लगाए जा सकते हैं, जो कि सेलाइन इम्प्लांट्स होते हैं जो कि एक शेप दे देते हैं ब्रेस्ट को। उसके अलावा जब हम ब्रेस्ट को, स्तन को बचा के सर्जरी करते हैं तो भी जो भी आप टिश्यू निकालते हैं उससे डिफॉर्मिटी तो बन जाती है, तो उस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए आजकल हम लोग करते हैं ऑन्कोप्लास्टी बोलते हैं उसको जी, जहाँ की हम आगे पीछे के टिश्यूज को लेके वो जो गैप है उसको फिल कर सकते हैं ताकि उसकी शेप वगैरह ठीक ठाक बनी रहे और पेशेंट को नेचुरली से एक साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये है रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट। बाकी जो मेन इसमें यही है कि अवेयरनेस, ये अवेयरनेस का महीना है, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए और अर्ली डिटेक्शन ही सबसे अच्छा तरीका है। कम से कम इतना तो हो जाता है कि भाई आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है। हमने देखा है कि कई दफ़ा बहुत पढ़े लिखे लोग भी बहुत एडवांस स्टेजेस में आते हैं, तो वो एक हैरानी लगती है कभी देख के कि ये नहीं है कि कोई गांव से अनपढ़ लोग ही हैं या जिनको एक्सेसिबिलिटी नहीं है। कई दफ़ा शहरों में रह के अच्छे घरों से लोग भी वो जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है ब्रेस्ट कैंसर के साथ, उसको हमें हटाने की ज़रूरत है, जो कि गलत है, समझना चाहिए और उसे पहचानना चाहिए। अर्ली स्टेज में अगर आप डिटेक्ट कर लेते हैं या करवा लेते हैं तो इलाज में आसानी हो सकती है। डॉक्टर अतुल, आप किस तरह से अपना पैगाम देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? एक गुजारिश और है मेरी, थोड़ा सा ये बताइए कि क्या उम्मीदें हैं? अभी जो वक्त चल रहा है, ये हम 2025 भी ख़त्म होने वाला है और हम बात करें आज से 20 साल पहले की, तो कितना बदलाव आया है ट्रीटमेंट में और आगे क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बदलाव तो बहुत आया है। अगर हम देखें पिछले 20 साल में हम कैंसर को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए हैं कि वो किस कारण से हो रहा है, किस प्रकार फैलता है। नई दवाइयाँ आई हैं, कीमोथेरेपी का किसको देना है, किसको नहीं देना है। नया कीमोथेरेपी है जो ज़्यादा सेफ है, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, काफ़ी सारा एडवांसमेंट हुआ है। अगर हम ये भी मान के चलें कि आपका किसी कारण से अर्ली स्टेज में मान लिया नहीं भी हुआ डायग्नोसिस, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तब भी अब जब हो गया है तब उसका इलाज कराइए। अब आज के मैसेज में ये नहीं लेके जाना है कि अगर अर्ली स्टेज नहीं हुआ तो जी अब तो ख़त्म हो गया। अब जिस भी स्टेज पे हम स्टेज को वापस नहीं ले जा सकते, पर उस स्टेज में भी काफ़ी सारे अब नई दवाइयाँ हैं, नए प्रकार के इलाज हैं, जिससे कि पहले के जो आउटकम्स हैं वो पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। इवन जो हम बोलते हैं कि चौथी स्टेज में है, हड्डी में फैल गया है या कहीं पर फैल गया है, उसकी भी काफ़ी सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, जिससे हम कम से कम आपका जो क्वालिटी है ज़िंदगी का उसको बेहतर कर सकते हैं और उसको लंबा भी कर सकते हैं। अब हमारे पास मरीज हैं जो करीब 10-10 साल से भी स्टेज 4 में हैं, वो चल रहा है इलाज। तो इससे एकदम से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि अगर जल्दी नहीं हुआ तो और कुछ नहीं हो पाएगा। आपको जाना है और अपना इलाज, जो भी उचित इलाज है, वो करवाना है। तीनों एक्सपर्ट्स ने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें बताई। यहाँ पर तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं और हॉलिडेज डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, डॉक्टर अतुल ने अभी भी एक बात बताई है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो 20 साल पहले बहुत सारी चीज़ें में बदलाव है, बहुत सारी चीज़ें अलग थी। आज नई दवाई आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, इलाज का नया नया तरीका आ रहा है। तो आप घबराएं नहीं, बेहतर यह है कि आप अर्ली स्टेज में इसे डिटेक्ट करवा लें और जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज करें ताकि आप हमेशा खुश रहें और सेहतमंद रहें। हमारा भी ये जो प्रोग्राम का मकसद है, आज ब्रेस्ट कैंसर पे हमने प्रोग्राम किया है, वो यही है कि आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझें, बेदार रहें, अवेयर रहें और ढंग से अपनी ज़िंदगी गुजारें और जो भी तरह की परेशानियां आप फेस कर सकते हैं उससे बचें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो हमारा इस वक्त email ID दिखाया जा रहा है, इस पर आप
कोई भी अपना सजेशन है इस पर दे सकते हैं और ये प्रोग्राम YouTube पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, आप दोबारा इसे वहाँ पर भी देख सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, खुश रहिएगा और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा बेदार रहिएगा और जो ख्वातीन आपसे ताल्लुक़ रखती हैं उनकी मदद कीजिएगा, उनसे भी कहिएगा ये जो बातें डॉक्टर्स ने बताई हैं इनका बेहद ख्याल रखें। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए। आदाब। औरतों में होने वाले कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर सरफहरिस्त है। ब्रेस्ट कैंसर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो सकता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर का पता शुरू में ही चल जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। छाती में किसी तरह की गांठ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छाती के साइज में तब्दीली, दर्द या कोई मादा खारिज हो तो फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करें। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए स्क्रीनिंग करवाना लाजमी है। मुतवाज़िन ग़िज़ा, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी और हल्की वर्जिश भी ब्रेस्ट कैंसर के खतरात को कम करती है। दोस्त से बीवी तक का सफ़र अगर